अब हम लोग इस चैप्टर के एक स्पेशल सेक्शन में इंटर कर रहे हैं जिसको कि थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। हमने KTG यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पार्ट पढ़ लिया है। अब हम लोग इंटर कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स पार्ट में, और इसलिए अब लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला लॉ होता है उसको कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस लॉ को समझने के लिए हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में देखेंगे एक सर्कुलर बाउंड्री है। ये सर्कुलर बाउंड्री जो है ये नॉन कंडक्टिंग वॉल है, यानी हीट इसमें से बाहर नहीं जा सकता और बाहर से अंदर नहीं आ सकता। और इस बाउंड्री के अंदर तीन सेपरेट सिस्टम्स दिखाए गए हैं, A, B और C। A और B के बीच में जो पार्टीशन है ये भी नॉन कंडक्टिंग वॉल है, और A और B दोनों का C के साथ में जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, इसको कहा गया कि ये डाइथर्मिक वॉल है। मतलब इस वॉल से होकर के हीट एक्सचेंज हो सकता है। डाइथर्मिक का मतलब कि दोनों डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो सकता है। B से C में आ सकता है और C से B में भी जा सकता है। उसी तरह से A से C में आ सकता है और C से A में जा सकता है। ठीक, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर दो सेपरेट सिस्टम, जैसे यहाँ पर A और B हैं, अगर दो सेपरेट सिस्टम A और B किसी थर्ड सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि A और B एक दूसरे के साथ में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये लॉ कहता है कि इफ टू सेपरेट systems A and B are in thermal equilibrium, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा और हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा, है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम C, then both A and B are also in thermal equilibrium with each other, है ना। तो फिगर से समझेंगे कि अगर ऐसा कहा जाए कि A का टेम्परेचर और C का टेम्परेचर इक्वल है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इनमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। तो कह सकते हैं कि TA इज इक्वल टू TC। उसी तरह से B जो है वो भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि TB और TC ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि इनमें भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। ऑल्सो TB इज इक्वल टू TC, है ना। मतलब A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि TA और TB ये भी इक्वल हो जाएंगे। TA इज इक्वल टू TB, दैट मीन्स A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ B। ठीक है, तो ये हो गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद आते हैं एक और लॉ होता है जिसको कहा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स में इस लॉ का ही यूज आता है या एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए भी हमने एक डायग्राम बनाया है, सर्कुलर शेप का एक सिस्टम बनाया है ना, सिस्टम ऑफ गैस है। अब इस सिस्टम को
हो सकता है कहीं से हीट सप्लाई किया जाए, है ना। तो अगर इसको बाहर से हीट सप्लाई किया जाएगा, हीट सप्लाइड, ये मान लेते हैं कि डेल्टा क्यू है, ठीक। तो जब हीट सप्लाई करते हैं किसी सिस्टम को, तो उसका वो दो तरीके से यूज करता है। एक यूज करता है कि वो अपने पास कुछ एनर्जी इसमें से रख लेगा, उसको कहते हैं डेल्टा यू। ये अपनी खुद की एनर्जी बढ़ाने के लिए, खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी एनर्जी अपने पास रखेगा, और बाकी जो एनर्जी है उसको ये वर्क करके लूज कर देगा, है ना। तो ये होता है वर्क डन बाई गैस। तो ये इसको डेल्टा डब्ल्यू से सिंबल दे देते हैं। तो इसके पास टोटल हीट आया डेल्टा क्यू, उसमें से डेल्टा यू अपने पास रखा, है ना। डेल्टा यू को कहते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए इतनी एनर्जी रखेगा और बाकी जो है वर्क करके लूज कर देगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एक्चुअली में लॉज ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड है ना। तो इसमें कहेंगे दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, और ये लॉ ये है कि जो हीट सप्लाई किया गया डेल्टा क्यू, इसको ये दो तरीके से यूज करेगा, कुछ अपने पास रखेगा और कुछ वर्क करके लूज करेगा। तो जो इसके पास एनर्जी आई इतनी, और इसने अपने पास रखा डेल्टा यू और बाकी वर्क करके लूज कर दिया, है ना। तो ये जो इक्वेशन है इसको कहा जाता है, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग लिखेंगे, वो ये लिखेंगे हीट सप्लाइड to a system is used to increase the internal energy of gas and in वर्क डन बाई गैस, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें तीन क्वांटिटी मेंशन किया गया है। हीट सप्लाइड जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, ये हीट सप्लाई किया गया, उसको अपने लिए इसने रखा, उसमें से डेल्टा यू एनर्जी अपने पास रखा अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, और कुछ एनर्जी उसने यूज कर दिया वर्क डन में, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इसको हमने यहाँ पर मैथमेटिकली लिखा है इक्वेशन के फॉर्म में कि इतनी एनर्जी आई, इसमें से इतनी एनर्जी अपने पास रखी और इतना वर्क करके लूज कर दिया, है ना। अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो ये है कि इतना अपने पास, कह सकते हैं कि इतना हमने खाया, उसमें से इतना पचाया और इतना वर्क करके लूज कर दिया, है ना। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन हमने बताया है इसी पर बेस्ड होगा इसमें जो साइन कन्वेंशन है। इसमें जो साइन कन्वेंशन हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो हमारा जो साइन कन्वेंशन है
वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग है कि जब भी गैस पॉजिटिव वर्क करेगा तो इसका मतलब उसमें एक्सपेंशन होगा। तरीके से जब हीट सप्लाई किया जाएगा तो हीट सप्लाइड पॉजिटिव होगा, जब हीट रिजेक्ट होगा तो निगेटिव होगा। तो हम लोग साइन कन्वेंशन को पहले समझते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जो डेल्टा क्यू है हीट सप्लाइड है ना, तो इसका जो यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया हीट सप्लाइड, यहीं से हिंट मिलता है कि ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो कह सकते हैं डेल्टा क्यू इज और विल बी पॉजिटिव व्हेन हीट इज सप्लाइड टू गैस और सिस्टम। जब हीट सप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा और इट विल बी नेगेटिव व्हेन हीट इज रिजेक्टेड बाय गैस। अगर गैस मतलब कि अपना सिस्टम है, जब सिस्टम हीट को रिजेक्ट करेगा तो डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा, जब एक्सेप्ट करेगा यानी हीट सप्लाई किया गया होगा तो पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन किसके लिए, डेल्टा क्यू के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन। हालांकि ये जो वर्क डन का साइन कन्वेंशन है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्क डन बाय गैस है ना। तो इसका जो साइन कन्वेंशन है वो जो हमने पहले पढ़ा था एग्जैक्टली वही है, वर्क डन विल बी पॉजिटिव व्हेन गैस एक्सपेंड्स एंड वर्क डन विल बी नेगेटिव व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड। ठीक, तो जो पहले साइन कन्वेंशन था एग्जैक्टली वही है। इसके बाद आते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसका जो साइन कन्वेंशन है इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा यू से, है ना। तो डेल्टा यू will be positive when temperature of gas or system increases। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो पॉजिटिव होगा डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू विल बी नेगेटिव व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेज। ठीक, तो ये साइन कन्वेंशन है जो कि हमें याद रखना है, और आगे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ये सारे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते टाइम हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, तो वो पॉइंट्स अभी हम लोग जानते हैं, है ना। पहला पॉइंट ये है कि जो इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी U इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब हुआ कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और प्रोसेसेस। जैसे कि हम लोग अगर पीवी डायग्राम बनाते हैं तो पीवी डायग्राम में डिफरेंट प्रोसेस के लिए अलग अलग पाथ दिखाया जाता है ना। अगर मान लें कि ये P एक्सिस है और ये V एक्सिस है, तो एक प्रोसेस है
जैसे मान लेते हैं ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस हो गया ए बी, ये हो गया एक स्टेट है ना। इस पॉइंट ए को एक स्टेट कहेंगे, पॉइंट बी को एक स्टेट कहेंगे, लेकिन जब ए से बी हम जा रहे हैं तो स्टेट चेंज हो रहा है ना। और जब स्टेट चेंज हो रहा है तो उसको प्रोसेस कहा जाता है। ए बी एक प्रोसेस है, ए से बी के बीच में पूरा जो पाथ दिखाया गया है ये पाथ कह लें या एक प्रोसेस कह लें, है ना। और इस ए बी प्रोसेस में कई सारे स्टेट्स हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, जिसमें कि इनिशियल स्टेट है ए और फाइनल स्टेट है बी। ठीक, तो यही कहा गया यहाँ पर कि जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, मतलब हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग आएगा, लेकिन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ना। अगर ए से बी जाना हो, ए से बी जाना हो तो किसी भी पाथ से होकर के जाएंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा एक ही रहेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ, सो चेंज इन internal energy will be delta U is equal to NCV delta T, or it is equal to NFR delta T by 2 for any process or path, है ना। मतलब ए से बी जाएंगे तो ए से बी जाएंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एन सी वी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, फाइनल टेम्परेचर टी बी माइनस टी ए। यहाँ पर डेल्टा टी का मतलब है टी बी माइनस टी ए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एन और सी बी तो ये फिक्स क्वांटिटीज हैं। अब टेम्परेचर तो चेंज होता है, लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर चाहिए डेल्टा टी में, तो अगर किसी भी पाथ से होकर के जाएं, किसी भी प्रोसेस से होकर के जाएं, हमें तो इसमें फाइनल टेम्परेचर बी ही रखना होगा टी बी, और इनिशियल टेम्परेचर टी ए ही रखना होगा। इसलिए कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी के बारे में। यहाँ पर पाथ से मतलब है प्रोसेस, हर प्रोसेस के लिए अलग अलग कर्व दिखाया जाता है, यानी अलग अलग पाथ दिखाया जाता है। ठीक, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि वर्क डन एंड डेल्टा क्यू आर पाथ डिपेंडेंट, है ना। इसका मतलब हुआ these quantities are different for different processes, है ना। तो पाथ डिफरेंट हो जाएगा तो डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू बदल जाएगा, है ना। बस ये ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है टू रिलेट द क्वांटिटीज at a state is, और कहेंगे कि यूज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ग्राफ में देखेंगे, है ना,
तो जो स्टेट ए है वहाँ का टेम्परेचर होगा TA, वॉल्यूम VA, प्रेशर PA, ठीक। और जो पॉइंट B है या स्टेट B है, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि टेम्परेचर है TB, वॉल्यूम है VB और प्रेशर है PB, ठीक है। तो TA, VA और PA अगर इनको रिलेट करना हो तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे, है ना। जैसा कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि PA VA इज इक्वल टू NRTA, है ना। उसी तरह से PB VB इज इक्वल टू NRTB। इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे स्टेट ए में जितने भी क्वांटिटीज़ थे हमने रिलेट कर दिया उनको। उसी तरह से स्टेट बी में जितने भी क्वांटिटी थे उनको रिलेट कर दिया यहाँ पर P, V और T, बी स्टेट में ये रिलेशन हो गया। तो किसी स्टेट में अगर जितने भी क्वांटिटीज हैं उनको रिलेट करना हो तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करना चाहिए, है ना। अच्छा, अब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है टू रिलेट द क्वांटिटीज at different states use process equation और पाथ इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर A और B है ना, A और B दो स्टेट्स हो गए। अगर A और B के पैरामीटर्स को रिलेट करना हो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि A भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसको एडियाबेटिक कहा जाता है ना। और एडियाबेटिक का प्रोसेस इक्वेशन होता है PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, अगर इनको रिलेट करना होगा तो लिख सकते हैं PA VA पावर गामा इज इक्वल टू PB VB पावर गामा, है ना। आप देखेंगे कि स्टेट A में जो क्वांटिटी है और स्टेट B में जो क्वांटिटी है, दोनों का जो रिलेशन है वो प्रोसेस इक्वेशन से आ गया, है ना। तो ये जो है इसको कहते हैं प्रोसेस का इक्वेशन है या पाथ का इक्वेशन है। तो जब भी पाथ का प्रोसेस का जो इक्वेशन दिया गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दो डिफरेंट स्टेट्स के क्वांटिटीज़ को रिलेट करने के लिए उस पाथ इक्वेशन या प्रोसेस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये चार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें प्रॉब्लम से सोल्व करते टाइम में ध्यान रखना चाहिए, ठीक। उसके बाद आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक PV डायग्राम बनाया गया है और इस डायग्राम में आप देखेंगे कि तीन डिफरेंट पाथ से होकर के दिखाया गया है कि इनिशियल स्टेट है I और फाइनल स्टेट है F। तो इनिशियल से फाइनल स्टेट जाने के लिए तीन डिफरेंट पाथ दिखाए गए हैं, IAF, एक IBF और एक डायरेक्ट है I2F, है ना। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है when a system is taken from I to F along path IAF, then heat supplied is equal to 50 calorie, work done is equal to 20 calorie, and along
पाथ IBF डेल्टा Q इज इक्वल टू 36 कैलोरी। फाइंड डेल्टा W along पाथ IBF, है ना। तो अब देखेंगे कि जो ये पाथ है IAF, इस पाथ में डेल्टा Q दिया गया है 50 और डेल्टा W दिया गया है 20। और जो IBF पाथ है, इस पाथ में डेल्टा Q दिया गया है 36 और जो डेल्टा W है इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा वो ये सीखा कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, है ना। यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा, चाहे हम किसी भी प्रोसेस से या किसी भी पाथ से होकर के जाएं। तो ऐसा कह सकते हैं कि बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, है ना। ये होगा तो हम लोग करेंगे along पाथ IAF, डेल्टा Q का वैल्यू दिया गया है 50, डेल्टा U प्लस डेल्टा W दिया गया है 20। यहाँ पर देखेंगे तो इसको रखेंगे 20। इसका मतलब कि जो डेल्टा U है वो हो गया 30 कैलोरी और ये भी पॉजिटिव आया है ना। पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर गैस का बढ़ रहा होगा। इसके बाद जो दूसरा पाथ है IBF, along पाथ IBF, फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्मूले में डेल्टा Q देखेंगे along पाथ IBF, डेल्टा Q 36 दिया हुआ है तो डेल्टा Q 36 रखेंगे। जो डेल्टा U है, हमने कहा कि डेल्टा U सेम रहेगा चाहे किसी भी पाथ से जाएं, तो डेल्टा U का वैल्यू यहाँ भी 36 आया था IAF के लॉन्ग, तो यहाँ भी डेल्टा U 30 ही आएगा, है ना। ये 30 आएगा प्लस डेल्टा W, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप देखेंगे कि ये तो हो गया 36, ये हो गया 30 और ये हो गया डेल्टा W। तो डेल्टा W का वैल्यू आ गया 6 कैलोरी, जो कि पॉजिटिव आया है। यानी इस प्रोसेस में भी जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि n मोल्स ऑफ diatomic gas is contained inside a rigid conducting cylinder when heat is supplied to the gas, it, और कहेंगे to the gas, then small n moles of gas dissociate
into atoms. If temperature of the gas do not change during the process, find heat supplied to the gas। तो इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि हमें कहा गया कि रिजिड सिलेंडर है। रिजिड सिलेंडर है मतलब कि कोई वर्क नहीं होगा, कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, है ना। तो डेल्टा डब्ल्यू हो गया 0, ठीक। अच्छा, हीट सप्लाई किया गया है तो डेल्टा क्यू का कुछ तो वैल्यू आएगा, है ना। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखा जाए, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कहेंगे कि जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। तो डेल्टा डब्ल्यू तो 0 हो गया, इसका मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा। अब डेल्टा यू का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, है ना। तो कोई ये सोच सकता है कि टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हुआ, है ना। लिखा है कि टेम्परेचर डू नॉट चेंज, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हुआ होगा, है ना। लेकिन साथ में आप देखेंगे कि ये कहा गया है कि n मोल्स ऑफ गैस डिसोसिएट्स इनटू एटम्स, है ना। तो डिसोसिएट होने से क्या होगा कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल था वो 2 छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा होगा डिसोसिएट होने में, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले इनिशियल इंटरनल एनर्जी लिखते हैं। इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं n इंटू एफ आर इंटू T/2 होता है, ठीक। तो n मोल्स थे शुरू में, और डिग्री ऑफ फ्रीडम चूंकि शुरू में डाई एटॉमिक गैस था, तो डाई एटॉमिक था तो डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5 RT/2। तो ये हो गया इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अब आते हैं हम फाइनल इंटरनल एनर्जी पर, है ना। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा, तो पहले हम ये देखेंगे कि फाइनली कितने मोल्स बचे हैं। तो अब ध्यान देंगे कि टोटल n मोल्स डाई एटॉमिक गैस था, जिसमें से स्मॉल n मोल्स डिसोसिएट हो गया। यही कहा गया है स्मॉल n मोल्स डिसोसिएट, है ना। तो इसका मतलब स्मॉल n मोल्स डाई एटॉमिक जब ब्रेक होंगे, जब डिसोसिएट होंगे, तो 2n मोल्स मोनो एटॉमिक बनेंगे, है ना। तो ये कह सकते हैं कि अब 2n मोल्स मोनो एटॉमिक हो गए। अच्छा, उसके बाद ये तो जो था इस कैपिटल N मोल में से स्मॉल n मोल्स डिसोसिएट हो गए, लेकिन अभी कुछ बाकी रह गए जो डिसोसिएट नहीं हुए। वो कितने हो गए, टोटल n कैपिटल N में से स्मॉल n माइनस करेंगे, इतने अभी भी डिसोसिएट नहीं हुए हैं, तो ये अभी भी डाई एटॉमिक हैं। तो इतने मोल्स कहेंगे n-n मोल्स डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या है, 2n मोल्स मोनो एटॉमिक है और n-n मोल्स डाई एटॉमिक है अभी भी। तो इनकी इंटरनल एनर्जी अगर लिखें तो पहले लिखते हैं 2n मोल्स मोनो एटॉमिक का, तो मोनो एटॉमिक के मोल्स हो गए 2n, और डिग्री ऑफ फ्रीडम रखते हैं 3 R इंटू T/2। टेम्परेचर चूंकि चेंज नहीं हुआ है
तो जो टेम्परेचर हमने इनिशियली रखा था वही फाइनली रखा, प्लस अब इतने n-n मोल्स डाई एटॉमिक हैं, तो इनकी अगर इंटरनल एनर्जी लिखी जाएगी तो नंबर ऑफ मोल्स, अब चूँकि डाई एटॉमिक हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 रखेंगे यहाँ पर, 5RT/2। तो ये फाइनल इंटरनल एनर्जी हो गया और ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हुआ है ना, हम लिखेंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो फाइनल ये हो जाएगा 3NR इंटू T, ये वाला पार्ट, प्लस 5/2 N माइनस N RT माइनस ये वाला जो क्वांटिटी है जो इंटरनल एनर्जी इनिशियल, उसको रखेंगे 5/2 N R इंटू T। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये वाला टर्म है ना, ये 5nRT और 5nRT यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 3nRT माइनस 5/2 nRT। तो ये हो गया nRT डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो हीट सप्लाइड कह लें या चेंज इन इंटरनल एनर्जी कह लें, ये दोनों बराबर आएंगे और ये आएंगे स्मॉल nRT/2, है ना। तो ये फाइनल आंसर हो गया।